वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ टिप्स विद सपना। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 21 आईपीसी कवर किया था और उससे पहले मैंने चैप्टर 2 के 6 से लेकर 20 के तक के जितने भी सेक्शंस थे उनको कवर किया है। अगर किसी कारण से आपने वो सेक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उन्हें पढ़ सकते हैं। आज हम सेक्शन 22 देखेंगे। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह पे आप ले जा सकते हैं, जो कि अटैच टू द अर्थ ना हो, यानी कि ऐसी कोई भी संपत्ति जिसे आप मूव कर सकते हैं और जो भूमि से जुड़ी हुई ना हो। आपके पास एक मोबाइल है, चेयर पे रखा हुआ है, आप उसे उठाते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और फिर आप बाहर चले जाते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को आपने उठाया और बाहर ले गए। चेयर है, रूम में है, आप उसे ड्राइंग रूम में ला सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आप मूव करवा सकते हो, उसे एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अनमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि अटैच होती है अर्थ से। फॉर एग्जाम्पल, मकान, दुकान, पेड़ या क्रॉप, फसल, ये सब अनमूवेबल प्रॉपर्टी है। अनमूवेबल प्रॉपर्टी में की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू आईपीसी दी है, यानी कि जो सेक्शन 22 है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी और अनमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमें बता रखा है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी डेफिनेशन समझाई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अनमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो अलग है। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन में 3 चीज़ें, यानी कि 3 पॉइंट आपको देखना जरूरी है। पहली, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। दूसरी, आपने उस प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से हासिल किया है, अपने पोजीशन में लिया है। एंड थर्ड, लीगली आप उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल नहीं है। रॉन्गफुल लॉस, 3 पॉइंट इसमें भी सेम है। प्रॉपर्टी आपकी है, कोई दूसरा व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से, यानी कि गलत तरीके से, गलत साधनों से उस प्रॉपर्टी को आपसे ले लेता है, हथिया लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। एंड थर्ड, लीगली आप उस प्रॉपर्टी के लिए हकदार है। मैं आपको इस एक एग्जांपल से इसे समझाती हूँ। मैं अपने बेडरूम में हूँ एंड ड्राइंग रूम में मेरा पर्स है, वो रखा हुआ है। उसमें मेरे पैसे और कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज हैं। मेरी एक फ्रेंड आती है और वो देखती है कि ड्राइंग रूम में कोई नहीं है, सिर्फ पर्स है, वो चेयर पे रखा हुआ है। वो उस पर्स को लेती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, यानी वो पर्स उसका नहीं है, मेरा है। सेकंड, अनलॉफुल तरीके से वो उसे हासिल करती है, अपने कब्जे में लेती है। और थर्ड, लीगली वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है, हकदार नहीं है। इससे उसे रॉन्गफुल गेन हो रहा है, यानी कि उसे लाभ हो रहा है, संतोष लाभ प्राप्त हो रहा है। और मुझे लॉस हो रहा है। क्यों मुझे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे कब्जे से गई है, रॉन्गफुल तरीके से गई है, यानी रॉन्गफुल साधनों से उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। और लीगली मैं उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल हूं, हकदार हूं उस प्रॉपर्टी की। तो इसे रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। सेक्शन नंबर 24 डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बेईमानी शब्द को समझने के लिए हमें सेक्शन 23 में जो हमें रॉन्गफुल लॉस थे और रॉन्गफुल गेन थे, उन्हीं पे दोबारा ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति या जो फीमेल लेडी जो थी, मेरी फ्रेंड थी, जो मेरे पर्स को उठा के ले गई है ड्राइंग रूम से, उसने जो एक्ट किया है, जो कार्य किया है, इंटेंशनली किया है, उसने इंटेंशनली मेरे पर्स को वहाँ से उठा के ले गई है। वो जो एक्ट है जो उसने किया है वो डिसऑनेस्टी है। यानी कि डिसऑनेस्टी में किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना जरूरी है। इसमें मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ है, मेरा पर्स जा चुका है, किसी और के पास मेरे पैसे और ज्वेलरी हैं। और रॉन्गफुल गेन उसको हुआ है जिसने वो चोरी की है, यानी जिस एक्ट से वो उसे लेके गई है, जिस इंटेंशन से उसने उस जो लाभ है उसको प्राप्त किया है। इसे डिसऑनेस्टी कहते हैं।
सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली यानी कि कपटपूर्वक। कपटपूर्वक कोई भी कार्य जब कोई व्यक्ति करता है उसमें आपको दो चीज़ देखनी होंगी। पहली, वो जो कार्य है जो उसने फ्रॉडुलेंटली करा है वो धोखा से किया हो, यानी कि धोखे देने की इंटेंशन से किया हो, और सेकंड, उससे आपको इंजरी हुई हो, किसी तरह की कोई क्षति हुई हो। इसमें लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी व्यक्ति को धोखा देने और इंजरी करने के कार्य से करता है, वो फ्रॉडुलेंटली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो 12th क्लास में फेल हो चुका है। उसने एक जाली मार्कशीट बनवाई, अपनी रिपोर्ट कार्ड बनवाई और एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाके उस मार्कशीट में 90% नंबर दिखा के उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ आप जब भी आपको धोखा जो शब्द है उसको अगर आपको पकड़ना है कि ये शब्द, ये जो कार्य किया है ये धोखा है या नहीं है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल, उस प्रिंसिपल से अगर हम एक क्वेश्चन करें कि क्या आप इस मार्कशीट का, अगर आपको पता होता कि ये जाली मार्कशीट है तो क्या आप उसे एडमिशन देते, तो उसका आंसर होता है नो। अगर मुझे ये पता होता कि वह मार्कशीट जाली मार्कशीट है, फेक मार्कशीट है, तो मैं कभी भी उसे एडमिशन नहीं देता। सेकंड, इंजरी। अब इसमें इंजरी किसको हुई है, लॉस के मतलब क्षति किसको पहुंची है, तो क्षति उस स्टूडेंट को पहुंची है जो सच में इस सीट का, जिसपे उस स्टूडेंट ने 90% की मार्कशीट दिखा के एडमिशन लिया है, उसका हकदार होता। कोई स्टूडेंट जो सच में 90% नंबर लाया है उसको उस सीट पे एडमिशन मिलता, उसे इससे इंजरी हुई है। तो धोखे शब्द में किसी व्यक्ति को इकोनॉमिकली या आप कह सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिकली किसी भी तरह की इंजरी होती है, और साथ में जो धोखा है उसको धोखा देने की इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ जो कार्य वो किया जा रहा है वो धोखा है, धोखे से किया जा रहा है। नाउ सेक्शन 26। सेक्शन 26 हमें बताता है रीजन टू बिलीव, यानी कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अथवा नहीं। यानी कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए किसी बात को, किसी बात पे रीज़न टू बिलीव, यानी किसी बात को बिलीव करने के लिए, किसी चीज़ पे बिलीव करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसके पास एप्पल का फ़ोन है, मोबाइल है, जिसकी कीमत 60-65 हज़ार रुपये। वो एक शॉपकीपर के पास आता है और उससे बोलता है कि आप इस फ़ोन को 10,000 में ले लीजिए। वो फ़ोन अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले का ही परचेज़ किया हुआ है। अब इसमें वो शॉपकीपर ये देखेगा, उसके माइंड में सबसे पहले ये बात आएगी कि क्यों वो एक 65 या 60 हज़ार के फ़ोन को मुझे 10,000 में बेच रहा है। तो उसके लिए वो बोलेगा कि आप मुझे इसके पेपर दीजिए, इसका बिल दीजिए। और वो व्यक्ति अगर ये मना कर देता है कि मेरे पास इससे संबंधित कोई पेपर या बिल नहीं है, तो शॉपकीपर के दिमाग में पहली चीज़ ये आएगी कि दिस इज स्टॉलन प्रॉपर्टी, ये एक चुराई हुई संपत्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसे सच में पैसे की ज़रूरत है और वो अपना फ़ोन बेचने के लिए किसी शॉपकीपर के पास आता है और शॉपकीपर से बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, तो शॉपकीपर जब उससे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उस फ़ोन के बिल मांगता है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है और वो उसको दे देता है, तो फिर उस व्यक्ति के पास, जो शॉपकीपर है, उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है, रीज़न टू बिलीव, उस पर बिलीव करने का, हाँ कि यह व्यक्ति जो बात बोल रहा है वो सच है। सेक्शन 27। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति जो उसकी बीवी, उसके सर्वेंट और उसके क्लर्क के पास है, यह माना जाएगा कि वह संपत्ति उसी व्यक्ति के पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो शॉपकीपर है, अपने सर्वेंट से एक बैग में पैसे डाल के घर के लिए भेजता है। अब वो जो पैसे जो बैग में रखे हुए हैं वो भले ही उसके सर्वेंट के पोजीशन में है, लेकिन प्रॉपर्टी वो उस शॉपकीपर की ही कहलाएगी, जो उसका मालिक है उसी की कहलाएगी।
वो सर्वेंट घर जाके वो प्रॉपर्टी या पैसा जो है वो उसकी वाइफ को दे देता है। वाइफ उस पैसे को अपने पास रख लेती है। अब भले ही ये पोजीशन जो है, जो पैसा है वो वाइफ के पोजीशन में है, लेकिन उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, वो वह व्यक्ति होगा जो शॉपकीपर है। इस जो सेक्शन है इसमें वाइफ, सर्वेंट के साथ साथ मिस्ट्रेस और कीप भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी ने एक मोबाइल चोरी किया, उसने वो मोबाइल अपनी मिस्ट्रेस को दे दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे मोबाइल की डिमांड की। उसने बोला कि यह जो मोबाइल है वो मैंने अपनी मिस्ट्रेस को दे दिया। पुलिस जाती है और उससे वो मोबाइल, मिस्ट्रेस से मोबाइल ले लेती है। इसके लिए अब वह जो फीमेल है, जो मिस्ट्रेस है, वो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये चोरी उसने की है क्योंकि उसकी पोजीशन से मिली है। नो, ये चोरी उसी व्यक्ति ने की है जिसे कि जिसने चोरी की है और वो फोन उस मिस्ट्रेस को दिया है। सेक्शन 28, काउंटरफिट। काउंटरफिट हमें बताता है कि कोई वस्तु जो दूसरी वस्तु के समान बनी हुई है, जिसे आप देखने में, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जब उसे देखे तो फर्स्ट टाइम में भ्रमित हो जाए कि हाँ ये असली है या नकली है, उसे वो एकदम असली जैसी लगे। ये जरूरी नहीं है कि जो नकली चीज़ बनाई जा रही है, जिसका कूटकरण किया जा रहा है, वो बिल्कुल वैसी की हूबहू वैसी हो, लेकिन अगर उसे आप फर्स्ट टाइम देखें तो आप भी एक बार भ्रमित हो जाए कि ये सही है यानी नकली है या असली है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जाली नोट है, आप 100 का नोट या 500 का नोट लेके शॉप पे जाते हैं, आपने एक सामान परचेस किया और उस नोट को निकाल के उस शॉपकीपर को दिया और उसको देखते अपने पॉकेट में रख लेता है। वो नोट भले ही नकली है, जाली है, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसको देख के भ्रमित हो गया। ये कूटकरण कहलाता है और इससे उस व्यक्ति को लॉस हो रहा है और आपको एक तरह से लाभ हो रहा है। दिस इज काउंटरफिट। सेक्शन 29। सेक्शन 29 हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है। किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी पदार्थ पे, किसी भी मटेरियल पे हो, डजंट मैटर, अक्षरों में हो, अंकों में हो या चिन्हों के हो या किसी भी साधनों द्वारा लिखा गया हो, लेकिन वो एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता हो, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे कि बैंक्स के चेक, या फिर आप बोल सकते हो पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इन्हें कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल सा भी पेपर, जैसे आप शॉप पे जाते हैं, सामान लेने जाते हैं और शॉपकीपर आपको सामान की एक छोटी सी लिस्ट बना के आपको दे देता है। आप घर आके देखते हैं कि उस सामान में से कुछ चीज़ मेरी मिस है और आप दोबारा जाके उस शॉपकीपर बोलते हैं कि देखिए, आपने जो मुझे पेपर दिया है इसमें ये सामान जिसके आपने पैसे लगाए ये मेरे पास नहीं गई है। दिस इज़ आल्सो डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने उसे प्रूफ कर दिया है। सेक्शन 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको कोई राइट क्रिएट कर रहा है या आपके राइट को एक्सटेंड कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है या उस राइट को ख़त्म कर रहा है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ज्वाइनिंग जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है या आपका ट्रांसफ़र लेटर या आपकी मार्कशीट या आपका जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है, ये सब आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाती है। सेक्शन 31, विल। विल शब्द से अर्थ होता है वसीयत। मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो वसीयत होती है उसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर कोई विल जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो विल है वो रजिस्टर नहीं है, इसलिए ये विल नहीं कहलाई। विल का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 हमें बताता है इस पूरी आईपीसी में जहाँ कहीं भी शब्द एक्ट होगा वहाँ ओमिशन भी
शामिल होगा। यानी अगर इस आईपीसी में कोई भी सेक्शन में एक्ट लिखा हुआ है, कार्य लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ओमिशन भी शामिल होगा, लोप भी शामिल होगा। सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 में एक्ट और ओमिशन की जो सीरीज़ है उसके बारे में समझाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी एक्ट की सीरीज़ कर रहा है, उसे कंटिन्यू एक एक्ट को करता चले जा रहा है, या कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर एक ओमिशन कर रहा है और उस सीरीज़ को कंटिन्यू करता है, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसके बारे में हमें सेक्शन 33 हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वह बी नाम के व्यक्ति को लाठी से वार करता है। अब वो उसे एक बार मारता है, फिर दूसरी बार मारता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अब हम क्या पुलिस के पास जाके ये बोलेंगे कि उसने हमें पहले एक लाठी मारी तो उसके लिए उसको आप पकड़ो, और कोर्ट से बोलेंगे उसके लिए उसको आप पनिशमेंट दो, फिर दूसरी लाठी के लिए, फिर तीसरी लाठी के लिए, फिर फोर्थ, फिफ्थ? नहीं, इसमें सीरीज भले ही कंटिन्यू चल रही है, एक्ट भले ही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन जो ऑफेंस है वो एक ही गिना जाएगा, एक्ट एक ही गिना जाएगा। सेम ऐसे ही ओमिशन आता है। यदि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो और एसआई जो होता है वो आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है और आपसे बोलता है कि आप कल आना, आप कल जाते हो, वो दोबारा आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, आप उसके नेक्स्ट डे जाते हो, वो फिर मना कर देता है। तो जब आप उसके अगेंस्ट आईपीसी में सेक्शन 166A में उसके अगेंस्ट जब कार्रवाई करते हो, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कहोगे कि मैं मंडे को गया तो जो एसआई था उसने मेरी एफआईआर नहीं लिखी तो उसके लिए उस पर अलग ट्रायल होगा, मैं ट्यूसडे को गया तो उसने नहीं लिखी, वेडनेसडे को गया नहीं लिखी। ये जो पूरी जितनी बार भी आप गए हो, जितना भी उस एसआई ने जो ओमिशन किया है, लगातार जो सीरीज़ करी है ओमिशन की, वो एक ही बार गिना जाएगा। यानी कि ओमिशन जो है उसकी सीरीज़ को ना काउंट करके सिर्फ ओमिशन को ही देखा जाएगा कि उसने ओमिशन क्या किया है, सेम एक्ट क्या किया है। आई होप आज जो मैंने आपको सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 33 तक जो आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इन सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। Thank you so much for watching my video. Please like my video, subscribe my channel and share my videos. Thank you so much.